अमेरिका ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। ईरान पर हमले को लेकर CNN की एक बड़ी रिपोर्ट है कि ईरान कोई परमाणु बम नहीं बना रहा था, जबकि इजराइल कह रहा है कि वो परमाणु बम बनाने से कुछ महीने दूर था। यूरोप के देशों का मानना है कि किसी और देश में परमाणु बम नहीं होना चाहिए। अगर आप भारतीय हैं और आपको लगता है कि ये सिर्फ ईरान के साथ हो रहा है तो आप गलतफहमी में हैं। अमेरिका तो ये भी नहीं चाहता था कि भारत भी परमाणु बम बनाए, लेकिन आज के समय में जो देश परमाणु बम नहीं बनाएगा वो शायद ही अपनी संप्रभुता को सुरक्षित रख पाए। हो सकता है कि 1 या 2 दिन में अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो जाए और ईरान पर हमला करे, लेकिन अभी वो देर की बात है। फिलहाल ईरान ने इजराइल को बर्बाद कर दिया है, कहर बनकर टूटा है। मोसाद, पूरी दुनिया में हम लोग बचपन से और इंटरनेशनली ग्लोबली मोसाद के किस्से सुनाए जाते हैं। ईरान ने मोसाद के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया है और सोचिए आप, इसी से अंदाज़ा लगाइए कि ईरान अगर इतना कमज़ोर, लाचार और बेबस होता तो इस युद्ध में वो हाथ नहीं डालता। ईरान के पीछे एक बड़ी ताकत है, रूस और चीन की। चाइना डिप्लोमेटिक तरीके से, जैसे अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ आ रहा है, वैसे तो नहीं आएगा, क्योंकि चाइना की कोशिश है कि जो भी युद्ध में शामिल होगा उसकी इकॉनमी बर्बाद होगी। लेकिन ट्रंप घोर दक्षिणपंथी और एक सनकी मिजाज का आदमी है। आपने देखा था एलन मस्क और ट्रंप के बीच किस तरह का विवाद हुआ था। लेकिन ये साफ हो रहा है कि जिस तरह से G7 की समिट छोड़ के डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका लौटे हैं और एक बड़ी मीटिंग हुई है, इसका मतलब है कि अमेरिका ने शायद प्रॉमिस किया था इजराइल से कि आप हमला करो, हम आपके साथ हैं। इजराइल को अंदाज़ा नहीं था कि ईरान उस पर महंगा पड़ेगा। और सोचिए, जो इजराइल कल तक जिसको खरोच नहीं लग रहा था, दरअसल फिलिस्तीन के पास न तो मिसाइल्स थे, कुछ रॉकेट उसको ज़रूर मिलता था लेबनान से, रूस के द्वारा और चीन के द्वारा। मैं आपको पूरी डेमोग्राफी बताऊंगा, साथ में आप पहले बड़ी बड़ी खबरें देख लीजिए। ये सच है कि जो सैटेलाइट्स रिपोर्ट्स आ रही है उसमें साफ है कि अमेरिका ने अपने टैंकर्स, जिसमें फाइटर प्लेन, बड़े बड़े जहाज भेजना शुरू किया है यूरोप के बॉर्डर पर और मिडिल ईस्ट में, जिसमें 1-1 दर्जन फाइटर प्लेन रखे हुए हैं, ड्रोन्स रखे हुए हैं, और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उड़ने वाले ड्रोन्स है। इसका मतलब है कि अगर ईरान इसी तरह से कहर ढाता रहा तो अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो सकता है। लेकिन ईरान ने पहले ही कह दिया है कि हमें किसी की परवाह नहीं है। वहीं ईरान को कई देशों का साथ मिल रहा है। अफगानिस्तान ने कहा है कि अगर इस युद्ध में अमेरिका शामिल हुआ तो हम भी ईरान की तरफ से लड़ेंगे। पाकिस्तान ने कहा है कि अगर ईरान पर न्यूक्लियर बम गिरा तो पाकिस्तान भी इजराइल पर न्यूक्लियर बम गिराएगा। पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है, वो भी अमेरिका का पिट्ठू है, पता नहीं कब अपना देखकर बदल जाए। लेकिन तुर्की ने कहा है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। 22 मुस्लिम अरब के देशों ने, अरब लीग के देशों ने ईरान के प्रति सॉलिडारिटी यानी कि समर्थन दिखाया है। चीन ने ज़रूर कहा है अपने नागरिकों से कि आप तेहरान छोड़ दीजिए, जो ईरान की राजधानी है। भारत ने भी कहा है अपने नागरिकों से कि आप तेहरान छोड़ दीजिए। वही अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान के लोगों से कहा है कि आप भी तेहरान छोड़ दीजिए, शहर खाली कर दीजिए। एक दबाव की पॉलिटिक्स भी होती है। इजराइल को भी ईरान ने कहा है कि इजराइल वालों, तुम भी तेल अवीव खाली कर दो। लेकिन सोचिए, अगर ईरान के पास ताकत नहीं होती तो मैं आपको बता दूं, इजराइल के पड़ोस में है फिलिस्तीन, जिस पर इजराइल रोज बम गिराता है, निर्दोष लोगों को मारता है। हॉस्पिटल, स्कूल, अस्पताल सब बर्बाद कर दिए। इजराइल के ठीक बगल में लेबनान है, उस पर भी वो बमबारी करता है। इजराइल के ठीक बगल में यमन है, उस पर भी वो बमबारी करता है। लेकिन इजराइल से ईरान की दूरी 2000 किलोमीटर है। उसके बावजूद अभी भी जॉर्डन अमेरिका के साथ है। इराक में अमेरिका की सेना है। सीरिया, जो असद जब तक थे तब तक अमेरिका वहां नहीं जा सकता था, लेकिन पहले इजराइल और अमेरिका ने बमबारी करके असद को रूस भागने पर मजबूर कर दिया और सीरिया पर कब्जा कर लिया। इसका मतलब है कि अमेरिका ने सीरिया में पैर जमाया है और उसके बाद तय हुआ कि ईरान पर हमला किया जाएगा। दरअसल मिडिल ईस्ट को काबू करने में ईरान एकमात्र बाधा था अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए, और वहाँ चीन का भी अपना इंटरेस्ट है। चीन अपने हथियारों की खरीद बिक्री बढ़ाना चाहता है, वो उसका प्रयोग भी कर रहा है। तो सोचिए,
अमेरिका और चीन के बीच में इजराइल और ईरान जैसे देश पिस रहे हैं। ये दोनों किसी के सगे नहीं हैं, ये दोनों दरअसल अपने हथियारों का व्यापारी हैं। और इजराइल जो है वो पूरी तरह से अमेरिका का पिट्ठू है। वो मैं पहले से कह रहा था कि वो हथियारों का दलाल है। बेंजामिन नेतन्याहू दुनिया भर में अमेरिका के हथियारों का सौदागर है, बेचता है। लेकिन इस बार इजराइल को महंगा पड़ रहा है। इजराइल को उम्मीद नहीं थी, इजराइल के 90 लाख लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से उनको बंकर में छिपना पड़ेगा, इस तरह से उनकी राजधानी में रॉकेट दागे जा सकते हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल और सुपरसोनिक मिसाइल दागे जा रहे हैं। तो सोचिए 2000 से 2500 किलोमीटर की दूरी है। इसका मतलब है कि ईरान के पास मुकम्मल हथियार है और लगातार कार्गो विमान, जो चाइनीज कार्गो विमान है, वो ईरान में उतर रहा है। रूस ने 20 साल का सहमति दी है। तो अगर अमेरिका हमला करता है तो ये युद्ध बहुत भयानक होगा और दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि लगभग 1 दर्जन देश ने साफ साफ कहा है कि अगर अमेरिका सीधे हमला करता है तो हम ईरान के साथ खड़े होंगे। लेकिन सोचिए, युद्ध इतना आसान नहीं है। यूक्रेन एक कमज़ोर देश था रूस के मुकाबले, लेकिन जिस तरह से रूस को हथियारों की सप्लाई नहीं हुई, लेकिन यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई हुई। नेटो लड़ रहा था यूक्रेन के साथ, अमेरिका लड़ रहा है यूक्रेन के साथ, पूरा यूरोप जो है वो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है और इसलिए रूस अभी भी उस युद्ध में फंसा हुआ है। लेकिन चीन और रूस इस युद्ध में ईरान के साथ हथियारों की सप्लाई करेगा और इसका मतलब है कि इस युद्ध में इतनी आसानी से इजराइल बच नहीं पाएगा। हाँ, अमेरिका का नुकसान नहीं होगा, अमेरिका के हथियार बिक रहे हैं। अमेरिका एशिया उपमहाद्वीप में, खासकर एशिया में आकर वो अपने युद्धपोत पर अपने फाइटर प्लेन तैनात करेगा। लेकिन सवाल तो है कि अगर दर्जन भर मुस्लिम देश भी इसके आसपास घिर गए, यमन के लड़ाके तैयार हैं, फारस की खाड़ी में, लाल सागर में, उसके बाद तुर्की भी हमला कर सकता है। लेकिन मान लीजिए डर से अगर ये देश भी सामने नहीं आएंगे तो जिस मजबूती से खामनेई लड़े हैं, जिस मजबूती से उसने मिसाइल दागे हैं, एक लंबा प्लान तो है। कहा जा रहा है कि ईरान के पास भी कम मिसाइल नहीं है। लेकिन ऐसे में सवाल है कि क्या 3-4 दिनों में मौका नहीं मिला है ईरान को? ईरान ने भी मुकम्मल तैयारी की है और चाइना से उसको हथियार मिल रहा है और इतना आसान नहीं होगा। कई सारे फाइटर प्लेन्स, क्योंकि सारे फाइटर प्लेन्स इजराइल से ही उड़ के जाएंगे, बीच में शिप लगाया जाएगा, तो नुकसान तो अमेरिका को भी होगा, क्योंकि इतनी आसानी से ईरान हार मानने वाला नहीं है। अगर ईरान को सरेंडर करना होता तो वो सरेंडर कर चुका होता। वहीं खुद नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि अगर इस युद्ध में ईरान के खिलाफ, अभी इस युद्ध को ईरान और इजराइल के खिलाफ माना जा रहा है, अगर इस युद्ध में अमेरिका शामिल होगा तो मैं भी इस युद्ध में शामिल होऊंगा। इसका मतलब है कि नॉर्थ कोरिया के पास भी 15-15 हज़ार किलोमीटर के मिसाइल्स हैं, वो दागे जा सकते हैं। मतलब साफ है कि सोचिए, एक सनकी आदमी को राष्ट्रपति चुनने का नतीजा आपके सामने है। ट्रंप ने पहले पूरी दुनिया में अपनी नाक कटवाई और टैरिफ वॉर शुरू कर दिया। अब तो ये कहा जा रहा है कि ट्रंप जो है वो इजराइल को उकसाकर उसने ईरान पर हमला करवाया। ये सारा प्लान अमेरिका का था और इजराइल इसमें फंस गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ, कई बार आप जब लगातार अत्याचार करते हैं तो आपको पता नहीं चलता है और आप उसके जाल में फंस जाते हैं। इजराइल को लगा था कि ये युद्ध भी मामूली युद्ध होगा, लेबनान जैसे भाग गया, हमने फिलिस्तीन को बर्बाद कर दिया, उसी तरह से हम ईरान को नेस्तनाबूद कर देंगे। लेकिन ईरान से लड़ना महंगा पड़ रहा है और इजराइल के बड़े बड़े टावर्स, सैनिक हेडक्वार्टर्स, मोसाद का हेडक्वार्टर्स, ये सब उड़ा दिए गए हैं। एक बायोकेमिकल प्लांट को उड़ा दिया गया है। हाइफा जो बंदरगाह है वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। और अगर ईरान भारी नहीं पड़ रहा होता, अगर इजराइल को इस तरह से हमला में नुकसान नहीं हो रहा होता, तो अमेरिका इस युद्ध में नहीं कूदता। अब अमेरिका की कोशिश होगी कि तेहरान पर इतनी बमबारी कर दी जाए, इतनी ज़्यादा बमबारी कर दी जाए कि वो सख्ते में आ जाए और वो घुटने पर आ जाए। अब देखने वाली बात होगी कि क्या अमेरिका की भारी बमबारी के बाद 2 ही रास्ते बचते हैं। अगर अमेरिका भारी बमबारी करता है तो इसमें रूस शामिल हो सकता है, चाइना शामिल हो सकता है। अगर चाइना नहीं भी शामिल होगा तो वो नॉर्थ कोरिया को शामिल करेगा, वो तुर्की को शामिल करेगा
और वो इसके साथ ही कई और ऐसे देशों को युद्ध में, अफगानिस्तान को हथियारों की सप्लाई बढ़ाएगा और ये युद्ध लंबा चलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ये दो ऐसी शख्सियत है जिसने दुनिया को फिर से तीसरे वर्ल्ड वॉर में धकेल दिया है। इसमें पुतिन की भी बहुत अच्छी भूमिका नहीं है। चीन इसमें अपनी इकोनॉमी देख रहा है। चीन को लगता है कि जैसे ही अमेरिका युद्ध में फंसेगा वो दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी बन जाएगा। अभी लगभग 31 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है अमेरिका की, 22 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है रूस की। तो रूस की कोशिश है, मुझे लगता है कि भारत को भी इसी दौरान अपनी आर्थिक व्यवस्था, सामरिक अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहिए। और ये साफ हो गया है कि अब वही देश सुरक्षित रहेगा जिसके पास सबसे ज़्यादा आधुनिक तकनीक और हथियार होंगे। और ये भारत में जो भक्त हैं, जो गोबर से रेडिएशन से बचने निकले थे, उनको भी समझना पड़ेगा। फिलहाल ईरान ने जो हिम्मत दिखाई है, पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। उसने मोसाद हेडक्वार्टर को उड़ा दिया है, उसने इजराइल के कई सारे सैनिक हेडक्वार्टर्स को उड़ाया है और वो इजराइल के तेल अवीव शहर पर, हाइफा, गिलगिट शहर पर लगातार हमले कर रहा है। इसका मतलब है कि ईरान के पास ताकत है, मिसाइल्स है और इसलिए इस युद्ध में अब सीधे सीधे अमेरिका आ रहा है। अमेरिका आने का मतलब है कि वर्ल्ड वॉर 3 जैसी स्थिति बनेगी। आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।